दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। मेरी बात सीधी होगी, हमेशा की तरह सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर की होगी। दोस्तों, मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं कि राहुल गांधी राजनीति के मैदान में रोज नई-नई जीतें हासिल कर रहे हैं और उनके हर नए कदम के साथ देश का भविष्य उनके हाथ जा रहा है। सवाल यह है कि मेरे पास अपने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए तथ्य कौन-कौन से हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं हवा में ही लंतरानियां फेंक रहा हूं। दोस्तों, अगर ऐसा होगा तो मेरी बात की हवा निकलते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए आज मैं आपके सामने सिलसिलेवार उन हकीकतों को सामने रखूंगा जो राहुल गांधी की नई कांग्रेस की हकीकतें हैं। आखिरकार राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि उनकी पार्टी कांग्रेस इसके लिए तैयार है या नहीं। दोस्तों, मैं पहले भी एक आध बार कह चुका हूं आपसे कि नरेंद्र मोदी की असली ताकत क्या है। नरेंद्र मोदी की असली ताकत उनके भाषणों में नहीं है। नरेंद्र मोदी की असली ताकत उनके कथित 56 इंची सीने में नहीं है। नरेंद्र मोदी की असली ताकत है भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने तरह की पार्टी बनाया है और एकदम अपने मातहत कर लिया है। इस मातहती को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तोड़ना चाहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की पूरी सफलता का राज भारतीय जनता पार्टी में ही निहित है। इसीलिए राहुल गांधी को भी अगर सफल होना है तो वो तभी सफल हो पाएंगे जब कांग्रेस को वो अपने जैसी पार्टी बना लें, अपने मन की पार्टी बना लें, एक ऐसी सक्षम पार्टी बना लें जो राहुल गांधी द्वारा सोची गई रणनीतियों और तय किए गए कार्यक्रमों को जमीन पर उतार सके। सवाल यह है, क्या कांग्रेस राहुल के मन की राजनीति करने के लिए तैयार है? राहुल से पहले की कांग्रेस में तो यह मादा था नहीं, तो क्या कांग्रेस ने इस बीच में क्या राहुल ने इस बीच में कांग्रेस का नवीकरण किया है, कांग्रेस को रिनोवेट किया है? क्या राहुल एक नई कांग्रेस बना सके हैं? मेरी आज की चर्चा से आपको इन सवालों के ठोस तथ्यात्मक जवाब मिलेंगे। कोई भाषण नहीं, कोई लफाजी नहीं, कोई रेटरिक नहीं, सीधे सीधे तथ्य कि राहुल गांधी के पहले कांग्रेस कैसी थी और राहुल गांधी के बाद कांग्रेस कैसी हो गई है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि राहुल का राजनीतिक जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा 2023-24 की भारत जोड़ो यात्रा से पहले का है, दूसरा हिस्सा उसके बाद का है, यानी जो इस समय चल रहा है 2024-25 वाला हिस्सा। मैं यहां इसी 2024-25 वाले हिस्से पर ही अपना फोकस करूंगा। दोस्तों, राहुल की नई कांग्रेस का सबसे अधिक उल्लेखनीय पॉलिसी पहलू है उनकी ओबीसी पॉलिसी। यहां ओबीसी के साथ में मैं दलित भी जोड़ देता हूं, मुसलमान भी जोड़ देता हूं, लेकिन इस बात को समझाने के लिए ओबीसी पॉलिसी का मैं इसे नाम दूंगा। आप चाहें तो उसे ओबीसी दलित मुसलमान पॉलिसी के तौर पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, एक तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस को सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला बना डाला है। यह कोई आसान काम नहीं था। कोई जमाना था जब कांग्रेस ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलितों की पार्टी के तौर पर देखी जाती थी। इसलिए उसने ओबीसी वोटों की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मणों से ही कांग्रेस को काफी वोट मिल जाते थे और वो करीब 45% तक वोट हासिल करके स्पष्ट और तगड़ा बहुमत प्राप्त करके देश भर पर हुकूमत करती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस अपने इस प्रभुत्व को खोती चली गई। दरअसल कांग्रेस 60 के दशक के बाद से ही ओबीसी वोटों को खोती जा रही थी। 2014 के चुनाव में व्यवहारिक रूप से उसके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा जैसे प्रदेशों में एक भी ओबीसी वोट नहीं रह गया था। राहुल गांधी ने इस बात को समझा, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और कुशलतापूर्वक अपनी पार्टी को ओबीसी वोटों के लिए आकर्षक बनाने की एक लंबी मुहिम शुरू की, जिसका लाभ उन्हें मिलना शुरू हो गया। इस ओबीसी पॉलिसी को अगर हम किसी प्रतीक के जरिए समझना चाहें तो हमें जातिगत जनगणना की मांग, आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर जोर और सरकार के निर्णयकारी मुकामों पर कमजोर जातियों के प्रतिनिधियों को बैठाने के आग्रह का जिक्र करना होगा। अगर किसी एक व्यक्ति को इसकी मिसाल के तौर पर पेश करना हो तो फौरन नजर में सबसे पहले जो आते हैं वो है डॉक्टर अनिल जैन। इनका पूरा नाम है अनिल कुमार यादव। इनके पिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के बहादुर सेनानी थे। उन्हें जय हिंद का उपनाम मिला था, जिसे उनके बेटे ने धारण कर लिया। अनिल एमबीबीएस हैं और पहले सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सक थे।
आज वे कांग्रेस में हैं। फरवरी 2025 में वे कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन उनकी भूमिका सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और ओबीसी समुदाय को मजबूत करने में इतनी प्रभावी साबित हुई कि वो कांग्रेस की रणनीति में मिशन मैन के रूप में उभर आए। इस वक्त वो कांग्रेस में अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल अनिल जैहिंद राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित संविधान सम्मेलनों के मुख्य सूत्रधार हैं। ये सम्मेलन पूरे देश में बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों को जोड़ने का माध्यम बन चुके हैं। इन कार्यक्रमों में राहुल गांधी सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर ले जाने जैसे मुद्दों पर बोलते हैं। इन सम्मेलनों ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में ओबीसी वोट बैंक मजबूत करने में मदद की है। उदाहरण के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के कई चरणों में कांग्रेस की सफलता का श्रेय इस प्रकार की राजनीति को दिया जा सकता है। दोस्तों, अभी बिहार में हुई अत्यंत सफल वोटर जनाधिकार यात्रा में एक संविधान बचाओ सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में जिस तरीके से अति पिछड़ी जातियों के नेताओं को मंच पर योजना पूर्वक पेश किया गया, उन्हीं से चर्चा की गई, राहुल गांधी से उन्हीं से संवाद स्थापित किया और पूरे सम्मेलन में अति पिछड़ी जातियों के लोग जिस उत्साह से भागीदारी कर रहे थे, वो इस बात का बिल्कुल ताजा प्रमाण है कि कांग्रेस ने किस तरीके से अपने आप को सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला में बदल दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी की नई ओबीसी रणनीति मुख्य तौर पर सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और आरक्षण के विस्तार पर केंद्रित है। यह रणनीति 2025 में कांग्रेस की आंतरिक बैठकों, एआईसीसी के सत्रों और चुनावी अभियानों में उभरी है, जहां ओबीसी समुदाय को ही पार्टी की मुख्य प्राथमिकता बनाया गया। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से पार्टी में ओबीसी नेताओं को भूमिकाएं देने की रणनीति अपनाई है। जुलाई 2025 में एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट और अन्य ओबीसी नेताओं को पहचान कर कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के माध्यम से पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। यह 1990 के दशक में हुई गलती को सुधारने का प्रयास है, जब कांग्रेस ने ओबीसी को नजरअंदाज किया था। अप्रैल 2025 में कांग्रेस ने एक ओबीसी सलाहकार समिति गठित की। इसमें ओबीसी नेताओं को शामिल किया गया। हालांकि कुछ लोगों ने यह कहा कि इसमें मुसलमान ओबीसी अपेक्षाकृत काफी कम है। इस बात पर इसकी आलोचना भी हुई और यह भी कहा गया कि यह सलाहकार समिति मुख्य तौर पर हिंदी क्षेत्र पर केंद्रित है। हिंदी क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन सुधारना ही इसका मुख्य तौर पर उद्देश्य है। तो ये बात अपने आप में गलत नहीं थी। पता नहीं लोग इसे आलोचना के तौर पर क्यों लेते हैं, क्योंकि हिंदी क्षेत्र के बाहर जब जाते हैं तो कांग्रेस दरअसल ओबीसी की पार्टी है। गुजरात में कांग्रेस को ओबीसी समर्थन प्राप्त होता है, हमेशा से प्राप्त होता रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस को ओबीसी समर्थन प्राप्त होता है, हमेशा से प्राप्त होता रहा है। यह तो उत्तर भारत में जो भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर चूंकि कांग्रेस के हाथ से ओबीसी समर्थन चला गया, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उभरती चली गई और उसने ऊंची जातियों और ओबीसी के बीच में एक समीकरण बनाने में भी कामयाबी हासिल की। इसलिए कांग्रेस के लिए जरूरी है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना चाहती है तो उसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर एक ऐसी नीति अपनाए जिससे ये समीकरण, ऊंची जातियों और ओबीसी के बीच का समीकरण, जो भाजपा के लिए बहुत लाभकारी साबित हुआ है, ये समीकरण टूटे। दोस्तों, इस समीकरण से परे जाकर भी कांग्रेस के पास एक ओबीसी नीति है। राहुल गांधी देश के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने बार बार निजी क्षेत्र यानी कारपोरेट जगत में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण की मांग उठाई है। कोई पार्टी ये मांग नहीं उठाती। इसी साल मई में उन्होंने एक रैली में कहा कि तेलंगाना जैसे राज्य में दलित, ओबीसी, मजदूर एमएनआरईजीए की लाइनों में खड़े हैं, जबकि कारपोरेट्स में उनका कोई भी कारपोरेट जगत में उनकी कोई भी नुमाइंदगी नहीं है। यह सामाजिक न्याय की राजनीति की एक कमी है जिसे राहुल गांधी कांग्रेस के जरिए पूरा करना चाहते हैं। अप्रैल में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके अहमदाबाद के प्रस्ताव में कांग्रेस ने इसी नीति को औपचारिक रूप दिया। वहां ओबीसी वोटरों को एकजुट करने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के ओबीसी को अपना लक्ष्य बनाया गया। मुसलमान पसमानदा का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, उसको लक्ष्य बनाया गया। यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोलने के लक्ष्य से डिजाइन की गई।
राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ दोनों ही ओबीसी वोटों को बाई प्रॉक्सी प्राप्त करना चाहते हैं और मुख्यतः ओबीसी वोटों की मदद से वे देश में ब्राह्मण बनिया हुकूमत को ही कायम करना चाहते हैं। मई में ही दिल्ली की ओबीसी बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संविधान विरोधी गतिविधियों का विस्तार से जिक्र किया। दोस्तों, राहुल तेलंगाना मॉडल पर काम कर रहे हैं, यानी 42% ओबीसी कोटे को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की योजना उनकी है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी दलितों और आदिवासियों को दरअसल 50% और उससे ज्यादा संसाधनों की मांग करना चाहिए। इसको कहते हैं हाफ द टेबल, आधी मेज उनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये लोग आबादी के कहीं बड़े हिस्से हैं और उनकी आबादी 85 से 90% के बीच में है। यह रणनीति खास तौर से 1925 में, यानी अभी अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव के मद्देनजर तैयार की गई लगती है। यहां राहुल को हिंदुत्व के नाम पर बनाए गए उस सामाजिक गठजोड़ को पराजित करना है जो कागज पर देखने पर इंडिया गठबंधन के मुकाबले ज्यादा मजबूत लगता है। दोस्तों, कांग्रेस को नया रूप देने के लिए राहुल ने पुराने नेताओं को हटाने या उन्हें अपमानित करने की बजाय एक ऐसी नीति अपनाई जिसे सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे की संज्ञा दी जा सकती है। उन्होंने धीरे धीरे पुराने नेताओं को एक ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि अब न तो वे आला कमान को कोई राय देते हैं और न ही उन्हें एहसास दिला दिया गया है कि दरअसल उनकी राय की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो कांग्रेस में रह सकते हैं और चाहे तो कांग्रेस छोड़कर चले जाएं, और अगर वे राय देते भी हैं तो उनकी राय पर कोई कान नहीं देता। उनकी बजाय राहुल का जोर अपेक्षाकृत कम उम्र के युवा नेताओं को फोकस में लाने का है। चूंकि पार्टी का जमीनी काम कमजोर होता जा रहा था, इसीलिए राहुल ने संगठन और रणनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने, जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और चुनावी रणनीति को नया रूप देने के लिए कुछ निर्णायक कदम उठाए। ये निर्णय भी इसी साल अप्रैल में हुए अहमदाबाद अधिवेशन में लिए गए थे। उन्होंने जिला स्तर पर सशक्तिकरण करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्षों को पार्टी का आधार बनाया। उन्हें उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इसका मैंने अपने कई अखबारी लेखों में जिक्र किया है और इसका मैं नई परख पर सीधी बात में भी विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि पार्टी के 862 सभी जिला अध्यक्षों को इस साल के अंत तक भर्ती कर दिया जाए, यानी इस साल के अंत तक सभी जिलों में पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएं। और इनमें 450 से अधिक जिलों में तो बिल्कुल उन्हें नए चेहरे लाने हैं। इसमें प्राथमिकता ऐसे युवकों को दी जा रही है जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हों, संघ और भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति विचारधारा के खिलाफ लड़ना चाहते हों और जमीनी संघर्ष के लिए जद्दोजहद के लिए भी तैयार हों। इनमें जाति और अन्य मानदंडों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा भाजपा से साठगांठ करने वाले नेताओं को हटाने का निर्देश दिया गया है। राहुल गांधी ऐसे नेताओं को भाजपा का स्लीपर सेल कहते हैं। इस सिलसिले में संगठन सृजन अभियान का उल्लेख करने की जरूरत है, जो अप्रैल 2025 में गुजरात के मोदासा से शुरू हुआ था। इसका मकसद जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत करना है, जवाबदेही की नई प्रणाली लागू करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2025 को संगठनात्मक सुधारों का वर्ष घोषित कर दिया है। 43 एआईसीसी पर्यवेक्षक और 183 पीसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो जिला अध्यक्षों के चयन की निगरानी कर रहे हैं। एआईसीसी सत्र में संगठन की संरचना में बड़े बदलावों की घोषणा की गई है, जिसमें आरक्षण प्रणाली में किए गए सुधार भी शामिल हैं। पार्टी ने आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए नए चेहरों को प्रोत्साहित करने की नीति पर जोर दिया है। ये बदलाव पार्टी को संगठनात्मक मजबूती के मामले में मजबूत बनाने के मकसद से किए जा रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां राहुल ने 2025 में पुनर्गठन अभियान शुरू कर रखा है। दोस्तों, राहुल की कोशिश है कि पार्टी को उत्तरोत्तर जन आधारित बनाया जाए। इस लिहाज से राहुल की यह कोशिश महात्मा गांधी की उन कोशिशों की याद दिला देती है जब वे आजादी से पहले कांग्रेस को रंग रुतबे वाले तबकों की पार्टी से निकालकर आम जनता की पार्टी बनाने में लगे हुए थे। ये महात्मा गांधी थे, इन्होंने कांग्रेस को जनता की पार्टी बनाया। 2022-23 में हुई भारत जोड़ो यात्रा और फिर 2024 में हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे कार्यक्रमों ने पूरी पार्टी को सबक दिया है कि सड़क पर उतरने से, जनता के साथ जुड़ने से क्या लाभ होता है। इन यात्राओं ने राहुल गांधी की छवि को तो मजबूत किया ही,
और युवाओं और पिछड़े वर्गों को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया, और इसकी इन यात्राओं की वजह से कांग्रेस एक बार फिर भाजपा के मुकाबले खड़े होने की स्थिति में आ गई। दोस्तों, राहुल की कोशिश है कि आर्थिक मुद्दों पर जोर दिया जाए, बेरोजगारी और महंगाई पर फोकस डाला जाए। मोदी सरकार की जो क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति है, यानी कुछ एक दो अपने मित्र कारपोरेट घरानों को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाए और बाकी जो कारपोरेट घराने हैं और बड़े बड़े कारपोरेट संगठन है, उनको हतोत्साहित किया जाए। इस नीति की पोल खोलने में राहुल गांधी हमेशा आगे रहे हैं। युवा मतदाताओं को लक्ष्य करने के लिए राहुल गांधी ने आर्थिक असमानता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर डालने वाले अभियान चलाने का फैसला किया है। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ बिहार में उन्होंने जो मुहिम चलाई, जिसको कई पत्रकारों ने कहा है वो मुख्य तौर पर राहुल गांधी शो था, और उस मुहिम को सारे देश में ले जाने की जिस तरीके से वे योजनाबद्ध कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रश्न को कांग्रेस की राजनीति का मुख्य बिंदु बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी की यह भी कोशिश है कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा मीडिया में कोई ज्यादा इंटरव्यू देने में दिलचस्पी न दिखाई जाए, बजाय इसके वे चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जोर हो और सीधे सीधे कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ संवाद किया जाए। यही कारण है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस ने भाजपा को सोशल मीडिया के मैदान में पूरी तरह पछाड़ दिया। नई परख पर मैंने एक वीडियो में इसका पूरा ब्यौरा दिया था। कांग्रेस न्याय पथ का नारा लगा रही है और राहुल गांधी का यह न्याय पथ संकल्प, समर्पण और संघर्ष पर आधारित है। दोस्तों, इस न्याय पथ की धारणा के केंद्र में आर्थिक और सामाजिक न्याय है। एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ऐसे लोगों को विभिन्न जिम्मेदारियां दे रही है जो उन कामों के विशेषज्ञ हैं। कांग्रेस में अब वे दिन जा चुके हैं जब किसी भी कांग्रेस नेता को उठाकर किसी भी काम का इंचार्ज बना दिया जाता था। आज मसलन सुप्रिया श्रीनेत अगर मीडिया इंचार्ज हैं तो इसलिए कि उन्हें मीडिया के क्षेत्र में काम करने का पर्याप्त अनुभव है। अनिल जैन अगर ओबीसी इंचार्ज हैं तो इसलिए कि उन्हें वह जमीन पता है जिस जमीन पर उन्हें काम करना है। छांट छांट कर नेताओं और बुद्धिजीवियों को पार्टी में भर्ती किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और दलित मसलों की बौद्धिक व्याख्या में माहिर रतनलाल को पार्टी की कतारों में शामिल करना एक ऐसा ही उदाहरण है। दोस्तों, राहुल को पता है कि हिंदी क्षेत्र में कांग्रेस को ओबीसी के समर्थन वाली पार्टी बनाना कोई हंसी खेल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में बहुत अधिक शक्तिशाली है। उसके पास जमीन पर भी काफी पकड़ है और इन क्षेत्रों की जो ऊंची जातियां हैं, यानी रंग रुतबे वाले तबके हैं, वो प्रतिबद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। भाजपा सारे देश में हारे या जीते, लेकिन ऊंची जातियों के ज्यादातर वोट भाजपा को ही मिलते हैं। दूसरे, यहाँ पे ओबीसी तबके में पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल स्थापित हैं। ये दल अकेले दम पर अपने अपने प्रदेशों में एकाधिक बार सत्ता भी प्राप्त कर चुके हैं। राहुल की नीति है कि इन दलों से भिड़ने की बजाय इन दलों के साथ लगातार समझौता और गठजोड़ रखा जाए और पूरी कोशिश की जाए कि कांग्रेस की रीति नीति से भाजपा और पिछड़े वर्गों के बीच बना समीकरण भंग कर दिया जाए। अगर यह समीकरण भंग होता है तो इन प्रमुख प्रदेशों में भाजपा चुनाव में पिछड़ जाएगी और इसका लाभ कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही मिलेगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने कांटों भरा रास्ता चुना है, कठिन रास्ता चुना है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन रास्तों को जानबूझकर चुनते हैं और योजना पूर्वक उनके ऊपर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर इसकी तथ्यात्मकता और विश्लेषण से आप सहमत हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों से भी कहें कि वे भी नई परख के साथ जुड़ें। धन्यवाद।